क्या साइंस आपको टफ लगती है? क्लास 9, 10, 11, 12 या नर्सिंग और फार्मेसी के एग्जाम्स? टेंशन छोड़ो, वेलकम है आपका साइंस अड्डा पर, जहां कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल क्लियर, इजी एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के साथ सक्सेस अब है गारंटीड। अभी सब्सक्राइब करें साइंस अड्डा और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पा ले जाए। हेलो बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो होने वाली है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर। आई एम शशांक उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग साइंस अड्डा। सो बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं, एज वेल एज उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उनकी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, उसकी डायग्नोसिस, और उसी के साथ साथ बेटा वो ड्रग्स हमारे बॉडी में जाके कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर से बेटा हमें ये समझ आता है कि ये जो डिसऑर्डर है या फिर ये जो बीमारी है हमें ये कहाँ पे हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो का मतलब यहाँ पे बेटा है आपके स्टमक से रिलेटेड, और इंटेस्टाइनल यानी कि इंटेस्टाइन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मिला के क्या हुआ बेटा, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को मिला के आपका क्या बना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बना। ठीक है, और इसमें ही क्या हो रहा है बेटा, डिसऑर्डर हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा ये बेसिकली जो डिसऑर्डर है आपके बड़े बुजुर्गों में और कभी कभी मिड एज या फिर छोटे बच्चों में भी देखा जा सकता है। ये क्यों हो जाता है, यहाँ पे बेटा इम्बैलेंस हो जाता है एसिड सिक्रेशन एंड म्यूकोसल डिफेंस की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो बेटा, ये क्या है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, इस स्टमक में क्या होता है बेटा, इस स्टमक में एक म्यूकोसल लाइनिंग होती है। यहाँ पे ये जो आपका लाइनिंग अंदर दिख रही है रेड कलर की, ये क्या है, म्यूकोसल लाइनिंग है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा है बेटा, इसके अंदर यहाँ पे बेटा आपका भरा हुआ है HCl। ये पूरा क्या है, HCl भरा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, इम्बैलेंस होने की वजह से, यानी कि कभी कभी आपका जो एसिड सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड की कंसंट्रेशन आपके पेट में ज़्यादा बढ़ जाती है और म्यूकोसल जो डिफेंस कर रहा होता है वहाँ पे म्यूकस, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट में कभी कभी जलन फील होती है। तो चलिए हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं बेसिकली। ठीक है, उसी के साथ साथ इनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके रूट कॉजेज़ क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, ये आपका स्टमक है और इस स्टमक में ये जो लाइनिंग है इसकी, इस लाइनिंग में बेटा म्यूकस की लेयर होती है। इसकी लाइनिंग जो है या फिर एजेस कह सकते हैं, इन एजेस पे क्या होता है बेटा, म्यूकस की लेयर एक प्रेजेंट होती है जो कि पेट में बन रहे HCl से हमारे पेट की जो लाइनिंग है उनको बचाती है। बट सेवरल टाइम्स क्या होता है बेटा, हमारे जो HCl होता है या तो वो ज़्यादा सिक्रेट हो जाए और या तो जो म्यूकोसा डिफरेंस वाली लेयर है वो क्या हो जाए, शेड ऑफ हो जाए। शेड ऑफ मतलब वहाँ पेट की जो लाइनिंग है वहाँ से गायब हो जाए, या फिर वहाँ पे जो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है बेटा वो कम हो जाए समहाउ। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो एसिड होता है वो आपके डायरेक्टली स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, उसके कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पैप्टिक अल्सर काइंड ऑफ डिजीजेस देखने को मिलती है। ठीक है, किसी भी पेशेंट्स में। आई होप अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बेटा अब आपको एक रूट कॉज पता चल गया है कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर क्यों होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है एसिड सिक्रेशन में और म्यूकोसल डिफेंस में, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, चलिए अब हम जो इस डिजीज़ के मेजर कॉजेज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे गिवन है कॉजेज़, मेनली आपके जीआई डिसऑर्डर के कौन कौन से कॉजेज़ हैं अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉज जो बेटा यहाँ पे गिवन है वो क्या है, आपका एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यानी कि यहाँ पे आपके स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके वजह से आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। या फिर बेटा यहाँ पे सेकंड मेंशन है पॉइंट, इन्फेक्शन बाय H पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको H पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा किसी भी पर्सन में। अगर आप लॉन्ग टर्म NSAID यूज़ कर रहे हैं, एज अ पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई अदर रीज़न हो सकता है, आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया हुआ है और आप वो दवा लॉन्गर ड्यूरेशन से कंज्यूम कर रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस कि आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। उसी के साथ साथ स्ट्रेस, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, ये सब भी आपके लाइफ पे और आपके जीआई ट्रैक्ट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। और स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन जो लोग करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कभी कभी उनके पेट में जलन हो रही है, या फिर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। और सम जेनेटिक्स की वजह से भी क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, किसी भी पेशेंट में। तो अब आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि इस डिजीज़ के या फिर इस डिसऑर्डर के कौन कौन से रूट कॉजेज़ हैं। ठीक है, एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें तो सबसे पहला बेटा हमारे यहाँ पे क्या है, एक्सिस गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन, दूसरा बैक्टीरिया से आपका इन्फेक्शन, तीसरा लॉन्ग टर्म NSAID का कंजप्शन, चौथा स्ट्रेस एंड इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, पांचवा आपका स्मोकिंग एंड अल्कोहल, और छठा आपका जेनेटिक फैक्टर। अब आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए थोड़ा सा और हम चीज़ों को
क्लियर कर लेते हैं। बेटा अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी पर्सन को ये जीआई डिसऑर्डर हो गया तो उसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे। अभी हमने प्रीवियसली क्या क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ लिया था कि जीआई डिसऑर्डर क्या होता है और उसके रूट कॉजेज क्या होते हैं, और हम अब पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स इन दी पेशेंट्स। ठीक, तो कोई भी पेशेंट होगा अगर आपका जीआई डिसऑर्डर का, उसके पेट में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा हमेशा, उसको ऐसा लगेगा कि उसके पेट में जलन हो रही है। उसी के साथ साथ वो हमेशा आपसे बोलेगा कि उसे नोजिया या वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, ब्लॉटिंग भी हो सकती है और इनडाइजेशन भी हो सकता है कभी कभी, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि उसे भूख ही नहीं लगेगी बेटा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर कोई पर्सन भूखा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, तो उसका वेट लॉस भी होगा। और सेवरल केसेस में क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग भी होती है और ब्लैक स्टूल भी पास आउट होता है। अब ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है बेटा, ब्लीडिंग इस वजह से होती है बेटा क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है आपके पेट में, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो अल्सर बार बार एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बस्ट आउट हो जाते हैं और उनके में से खून निकलता है। ठीक है, और ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, और ये बहुत ही सीवियर केस होता है। ठीक है, आई होप अब आप लोग को सिम्टम्स समझ आए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, बर्निंग पेन इन स्टमक, यानी कि आपका जो पेशेंट है उसके पेट में बर्निंग पेन होगा, उसी के साथ साथ उसे नोजिया एंड वॉमिटिंग और ब्लॉटिंग भी देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि उसे भूख भी नहीं लगेगी और उसका वेट लॉस भी होगा, और इसी के साथ साथ ब्लीडिंग एंड ब्लैक स्टूल भी कभी कभी पास होगा आपके पेशेंट को। ठीक है, तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। ये डायग्नोसिस थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। बस मैं जो बताता जा रहा हूँ अपनी कॉपीज़ में नोट करते जाएं, और अगर आपको जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको भी नोट करें। ठीक है, तो अब हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। अब आप सपोज करिए कि आप और आपका एक फ्रेंड चमन, आप दोनों एक हॉस्पिटल विजिट करते हैं, और उस हॉस्पिटल में आप एक पेशेंट से मिलते हैं, और वो जो पेशेंट है उसको जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर हुआ है। वहाँ पे बगल में ही एक भैया थे जो डायग्नोसिस कर रहे थे। आपने उनसे पूछा कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये पेशेंट जो है ये जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर से गुजर रहा है। तो आपने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इसे जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर हुआ है, तो भैया ने बताया कि इसे ये सिम्टम्स आ रहे थे जो कि हम दोनों ने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आपने बोला कि हाँ ये चीज़ ठीक है कि इसे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बट हो सकता है कि ये सिम्टम्स किसी और चीज़ के भी हों। बट भैया ने बोला नहीं, मैंने टेस्ट किए हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, इसी वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो पेशेंट है वो जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर से गुजर रहा है। तो आपने बोला कि क्या आप मुझे उन टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से टेस्ट किए हैं। तो भैया ने फिर बताना शुरू किया कि हाँ ज़रूर, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं इस पेशेंट के। तो उन्होंने सबसे पहला जो टेस्ट बताया, क्या बताया, एंडोस्कोपी। ठीक है, तो आपने पूछा ये एंडोस्कोपी क्या होता है, तो भैया ने बोला इसमें बेटा हम लोग बेसिकली एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लेते हैं जिसके आगे कैमरा लगा होता है, और फिर उसको इंसर्ट कर देते हैं स्टमक में डायरेक्टली। तो भैया ने बताया कि जब वो कैमरा अंदर जाता है स्टमक के, तो वहाँ से हमें विजुअल्स मिलते हैं अल्सर्स के, ब्लीडिंग के एंड इन्फ्लामेशंस के। तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस पेशेंट को जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर हुआ है। तो आपने बोला ठीक है भैया, हमें तो ये पता चल गया कि एंडोस्कोपी से आप पता लगा लेते हैं, क्या अदर कोई टेस्ट होते हैं। तो भैया ने बोला हाँ बहुत सारे टेस्ट होते हैं, चलो मैं एक एक करके तुम्हें उन टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को या फिर नहीं। हम लोग ये देखते हैं जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं डिवाइस में आफ्टर यूरिया इनटेक। यूरिया इनटेक के बाद जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं फ्रॉम अ डिवाइस। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो टेस्ट होता है ये एक्यूरेट नहीं होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो प्रॉपर्ली एक्यूरेट नहीं होता है, तो हम इस टेस्ट को उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो थर्ड टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्टूल एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग एच पाइलोरी एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं स्टूल्स में। ठीक है, जो फीकल मटेरियल पेशेंट पास करता है उसमें हम लोग एच पाइलोरी एजेंट्स को देखते हैं कि वो उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं। फिर उन्होंने एक नेक्स्ट टेस्ट बताया, और एक बहुत कॉमन टेस्ट है जो कि मोस्टली हर एक डिजीज़ में करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट। इसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि ब्लड में एंटीबॉडीज़ तो नहीं फॉर्म हुई हैं अगेंस्ट एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, अगर फॉर्म हुई होती हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है और जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर हो सकता है आपको। ठीक है, और ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक कन्फर्मेटरी टेस्ट करना हो और कन्फर्म ही करना हो कि पेशेंट को जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर है या नहीं, तो हम बायोप्सी कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, बेसिकली टिश्यू हम लोग कलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल, ठीक, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, और उसके बाद फिर हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट जो करते हैं वो क्या है, बेरियम मील एक्सरे। इसमें पेशेंट को हम लोग बेरियम सोल्यूशन ड्रिंक करवा देते हैं और उसके बाद एक्सरे करते हैं पेशेंट का, जो कि अल्सर की आउटलाइन को शो कर देता है। ठीक,
तो फिर आपके दोस्त चमन ने बोला, ठीक है भैया, ये सब तो आपने बता दिया हम लोग को कि हाँ, डायग्नोसिस कैसे करते हैं और कौन-कौन सी डायग्नोसिस होती है, कि एंडोस्कोपी होती है, यूरिया टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बायोप्सी होती है, बेरियम मील एक्स-रे होता है, ये सब तो हम लोग जान गए, इसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या करते हैं हम लोग। अब ये बताइए कि आप दवा कैसे देते हैं? तो भैया ने बोला कि हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको डॉक्टर के पास चलना होगा, क्योंकि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। तो आप भैया और आपके जो दोस्त हैं श्रीमान चमन जी, वो आपके साथ कहाँ गए? डॉक्टर के पास। और आपके दोस्त ने सर से ये पूछा कि सर आप कौन-कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को अगर उसे जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर हुआ है तो? तो सर ने बोला, ठीक है बेटा, मैं आप लोग को ड्रग के क्लासिफिकेशन बताता हूँ और उनमें कौन सी अच्छी ड्रग्स होती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, ये सब भी बताऊँगा आप लोग को। तो सर ने आप लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ाना शुरू किया। तो चलिए क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग सर के साथ। तो सर ने बोला कि बेटा, सबसे पहले मैं आपको ऐसी ड्रग्स बताऊँगा जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करेंगी, ठीक है? क्योंकि सारे फसाद की जो जड़ है वो क्या है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक-एक करके हर एक क्लास से, हर एक कैटेगरी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो सबसे पहली जो है वो है क्या? एस2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, ठीक है? इसमें जो ड्रग्स आएँगी वो कौन-कौन सी होंगी? सिमिटिडीन हो गई, रेनिटिडीन हो गई, फेमोटिडीन हो गई। जितनी भी ड्रग्स के पीछे ये डीन वर्ड लगा होगा वो कौन सी होंगी? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होंगी, ठीक है? और इनके मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये H2 रिसेप्टर्स को क्या करेंगी? ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है? इसको कौन-कौन सी डिज़ीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो पेप्टिक अल्सर में यूज़ कर सकते हैं, जीईआरडी में यूज़ कर सकते हैं और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी हम लोग इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इस ड्रग के अगर हम लोग एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो डेज़ीनेस हो सकती है या फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है पेशेंट्स को, ठीक है? और सेवरल टाइम्स ये देखा गया है कि सिमिटिडीन जो होती है, वो आपके हार्मोनल जो प्रोसेस है, उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है? और गायनेकोमेस्टिया आपको कॉज़ करा सकती है। गायनेकोमास्टिया बेटा बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपके जो चेस्ट होते हैं या फिर जो आपका ब्रेस्ट का एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका वहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाता है और जो मेल के चेस्ट होते हैं वो फीमेल के जैसे लगने लगते हैं, ठीक है? उसी के साथ साथ ड्रग इंटरेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि आपका जो लीवर एंजाइम है वो क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ड्रग भी जब हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा। उसके बाद सर ने बोला बेटा कि अब आप मिलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स से, जिनको हम पीपीआई भी कहते हैं। इस कैटेगरी की ड्रग में बेटा कौन-कौन सी ड्रग्स आएँगी? ओमेप्राज़ोल, पेंटोपैराज़ोल, रविप्राज़ोल, स्मोपेराज़ोल। जितने ड्रग्स के पीछे ये ज़ोल वर्ड आएगा, वो कौन सी कैटेगरी में आएँगी बेटा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आएँगी, ठीक है? इससे पहले वाले में हम लोगों ने जब बात की थी, तो उसमें क्या आ रहा था? सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है? जिनके पीछे डीन आ रहा था, तो वो बेटा एस2 ब्लॉकर थी और ये जिनके पीछे ज़ोल आ रहा है, वो क्या है? आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आएँगी बेटा, ठीक है? आपकी जो बेसिकली ड्रग्स जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के तौर पे यूज़ होती हैं, ये बेसिकली इनहिबिट कर देती हैं बेटे आपके हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एटीपीएस पंप को, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फाइनल स्टेप होता है एसिड सिक्रीशन का, वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आपके स्टमक में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। और जब आपका H प्लस आयन ही स्टॉप हो जाएगा, जब आपका ये पंप ही स्टॉप हो जाएगा, तो आपके HCl का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा, तो क्लोरीन खाली रह के क्या ही करेगा? उसका साथ कोई देगा ही नहीं। सपोज़ करिए ये आप हैं क्लोरीन, ठीक है? और ये जो हाइड्रोजन है ये आपकी लाइफ़ का मोटो है। जब आपकी लाइफ़ में कोई मोटो ही नहीं रहेगा बेटा, तो आप बिना मोटो के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे आप। उसी तरीके से बेटा जब तक क्लोरीन के पास हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, तो वो HCl का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा। यानी कि वो अब कोई भी फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बेटा आपकी लाइफ़ में और क्लोरीन के लिए हाइड्रोजन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। तो अपना एक मोटो फिक्स करिए और पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। अगर हम इनके यूज़ की बात करें बेटा, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है अल्सर जब आपको हो जाता है या फिर आपके पेशेंट को हो जाता है तो। इसको हम लोग बेटा जीईआरडी में भी यूज़ कर सकते हैं और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी इस ड्रग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आई होप अब आप लोग को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड H2 ब्लॉकर्स क्लियर हो गए होंगे कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इनमें कौन-कौन सी ड्रग्स आती हैं और वो कैसे-कैसे एक्ट करती हैं और कौन-कौन सी डिजीज़ में यूज़ हो सकती हैं, ठीक है? तो आपके और आपके दोस्त ने बोला, ठीक है सर, हमें तो ये 2 चीज़ें समझ आ गईं, अब और भी क्लासिफिकेशंस हैं क्या इस ड्रग्स के? तो सर ने बोला कि हाँ, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी ड्रग्स इसको रोकने के लिए आती हैं, जिससे कि जो हमारा पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए, ठीक है? तो आपने बोला कि ठीक है सर, वी आर वेरी क्यूरियस, सो आप प्लीज़ जल्दी-जल्दी करके हमें बताएँ। तो सर ने बोला, ठीक है बेटा, अब चलो मैं थोड़ा-सा और तुम्हें ड्रग्स के बारे में बताता हूँ। सो बेटा अब सर ने आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने बताया कि इसमें जो-जो ड्रग्स आती हैं बेटा, उनके कुछ नाम ऐसे हैं, पेरिज़िपिन, प्रोपेंथिलीन, ठीक है? और इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है बेटा, ये
मस्करैनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके बॉडी में, उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि वहाँ पे एसिड जो सिक्रीशन हो रहा होता है हमारी बॉडी में वो डिक्रीज़ हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको रिलैक्समेंट फील होता है। क्योंकि जो मेजर रूट कॉज है इस डिजीज़ का वो क्या है, HCl का फॉर्मेशन ही है। और जब HCl ही फॉर्म नहीं होगा हमारी बॉडी में तो जो पेशेंट होगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और पेन और इन्फ्लामेशन कम होगा उसे। ठीक है। उसके बाद सर ने बताया कि इसी में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स भी बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं पेशेंट को रिलीफ पहुंचाने में। ठीक है। ये भी क्या करते हैं, आपके गैस्ट्रिक एसिड जो रिलीज़ हो रही होती है उसका रिडक्शन कर देते हैं या फिर उन्हें स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। तो सर ने बताया इसमें जो सबसे मेजर ड्रग होती है वो कौन सी होती है, मीज़ोप्रोस्टॉल। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये जो ड्रग वर्क करती है ये बेसिकली इंक्रीज़ कर देती है म्यूकस को एंड बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है और डिक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे क्या, एसिड के सिक्रीशन का, और आपका जो पेशेंट होता है उसे रिलीफ मिल जाता है। ठीक है। सो बेटा फिर जब सर ने आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतने सारे ड्रग्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जगी कि क्या सारी ड्रग्स एसिड के फॉर्मेशन को ही स्टॉप करती हैं या फिर उनके फॉर्मेशन को ही रिड्यूस कर देती हैं। तो आपने सर से पूछा कि सर क्या सारी ड्रग्स आपके एसिड के फॉर्मेशन को ही रिड्यूस या फिर स्टॉप कर रही हैं। तो सर ने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है। तो सर ने बोला चलो अब मैं तुम्हें एसिड ड्रग से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, जिनको हम नाम देते हैं एंटासिड्स। सो सर ने बताया इस कैटेगरी में जो जो ड्रग्स आती हैं उनके नाम कुछ ऐसे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और सर ने बताया कि बेटा इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली न्यूट्रलाइज करती हैं आपके स्टमक के एसिड को और इंक्रीज़ कर देती हैं गैस्ट्रिक पीएच को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एसिड होता है वो क्या होता है, लेस हार्मिंग हो जाता है। यानी कि जो एसिड था पहले वो सपोज करिए उसका जो पीएच था वो 2 था, अब वो क्या हुआ, वो बढ़ के 5 हो गया या फिर 6 हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको अब उतनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन नहीं फील होगी आपके स्टमक में। तो सर ने बोला कि जिस तरीके से इन ड्रग्स के प्रॉफिट्स हैं उसी तरीके से इनके एडवर्स इफेक्ट भी हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हमें एल्कलॉसिस फील होता है और मैग्नीशियम से सेवरल टाइम्स हमें डायरिया भी हो जाता है। ठीक है। तो आपने सर से बोला कि ठीक है सर क्या और भी इस तरीके की ड्रग्स होती हैं एंटा एसिड के अलावा भी। तो सर ने बोला हाँ चलो एक एक करके मैं तुम्हें थोड़ी और ड्रग्स के बारे में बताता हूँ। उसके बाद बेटा सर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग से। ये जो ड्रग थी बेटा ये बेसिकली आपके अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म कर देती थी। तो सर ने बोला कि बेटा इस कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं उनके नाम कुछ ऐसे हैं कि सुक्लालाफेट, बिस्मिथ एंड अदर ड्रग्स। ये बेसिकली क्या करती हैं बेटा, आपके स्टमक में जाके एक प्रोटेक्टिव हीलिंग लेयर फॉर्म कर लेती हैं और अल्सर को प्रोटेक्ट करती हैं HCl से। उसी के साथ साथ सर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया किससे, एंटी एच पाइलोरी थेरेपी से। और इसमें ही हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। इस कैटेगरी में बेटा बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी अलग अलग टाइप्स की ड्रग्स आती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपके एच पाइलोरी बैक्टीरिया को स्टॉप करने में या फिर किल करने में। ठीक है। तो सर ने अब बोला कि ठीक है बेटा इतना सारा मैंने तो तुम्हें बता दिया, चलो अब तुम मुझे बताना शुरू करो कि मैंने कौन कौन से क्लासिफिकेशन या फिर क्या क्या क्लासिफिकेशन आप लोग को बताए थे। तो आपने बोला ठीक है सर मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो आपने हम लोग को क्लासिफिकेशन में बताया था तो क्या बताया था, S2 ब्लॉकर्स। S2 ब्लॉकर के बाद सर आए थे हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बाद सर आपने मुझे कुछ ऐसी ड्रग्स बताई थी जो कि हमारे जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही थी उनको स्टॉप कर रही थी, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। उसी के साथ साथ सर आपने हमें एंटासिड्स, क्रायोप्रोटेक्टिव ड्रग्स एंड एंटी एच पाइलोरी थेरेपी, जिसमें कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी देते हैं, इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो सर ने बोला ठीक है बेटा वेरी गुड, अब चलो मैं तुम्हें इन ड्रग्स के और अच्छे से मोड ऑफ एक्शन को समझाता हूँ। तो देखो बेटा फिर आपको सर ने बताना शुरू किया कि ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी ड्रग आई थी उसका नाम क्या था, S2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स थी, सिमेट्रिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, जिनके पीछे डीन लगा था वो वाली ड्रग्स थी इसमें। ठीक। ये बेसिकली क्या करती थी ड्रग्स बेटा, ये आपके S2 रिसेप्टर जो होते हैं आपके पैराइटल सेल में उनको क्या कर देती थी, ब्लॉक कर देती थी, जिसकी वजह से हिस्टामिन का जो रिलीज था, जो एक्शन था वो क्या होता था, वो डिक्रीज हो जाता था और ड्यू टू विच आपका जो एसिड सिक्रीशन हो रहा था वो भी घट जाता था। ठीक है। तो सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन सर ने आपको बताया कि S2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन का जो रिलीज होता है वो भी कम हो जाता है और एसिड सिक्रीशन जो हो रहा होता है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो S2 रिसेप्टर्स आपके ऐसे वर्क करते हैं। उसी के साथ फिर सर ने आपको बताया कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि PPI, ठीक, ये कैसे वर्क करते हैं बेटा, ये बेटा इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं आपके H+ एंड K+ ATPase पंप को, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड का प्रोडक्शन हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एसिड रिलीज नहीं होगा तो आपको फिर फर्दर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में
ये फंक्शंस होते हैं, सर ने आपको बताया। प्रोटॉन पंप इन्वर्टर में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं बेटा? ओमेप्राजोल, पेंटोपैराजोल, रिविप्राजोल, इसमोपैराजोल, ये सारी ड्रग्स आती हैं आपके प्रोटॉन पंप इन्वर्टर में। उसी के साथ सर ने आपको बताया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कैसे वर्क करती हैं। ये बेटा बेसिकली आपके मस्करानिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे कि M1 और M3 रिसेप्टर्स जो होते हैं, उनको ब्लॉक करती है, ठीक, जिसकी वजह से वेगल स्टिमुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एसिड का सिक्रेशन जो हो रहा होता है उसकी वजह से डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, ठीक। तो जब ज़्यादा अमाउंट में एसिड का रिलीज ही नहीं होगा तो आपके जो स्टमक की लाइनिंग से वो क्या है, वो बची रहेंगी और आपको फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको फिर कोई डिसऑर्डर या फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सर ने आपको अभी तक 3 ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन अच्छे से समझा दिए। पहला क्या था? एस्ट्रो रिसेप्टर, दूसरा आपका प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स, एंड तीसरा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक। उसके बाद सर ने बेटा आपको प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के बारे में बताया। इसमें कौन सी ड्रग आती है बेटा? मीजोप्रोस्ट्रॉल। ये बेटा जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, मिमिक करती हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, जो कि है हमारा PGE2, इसको मिमिक करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, म्यूकस का सिक्रीशन एज वेल एज बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं उनका सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो स्टमक होता है वो म्यूकस की वजह से सेफ हो जाता है या फिर प्रोटेक्ट हो जाता है, और बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो एसिड को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एसिड का कंसंट्रेशन होता है वो डाउन हो जाता है और वो उतना हार्म नहीं पहुंचाता है आपके स्टमक की लाइनिंग्स को, ठीक। तो सबसे पहले आपका कंप्लीट हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद आते हैं बेटा एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स में बेटा आपका कौन कौन सा? NaHCO3, MgOH का होल ट्राइस, उसके बाद फिर आपका AlOH का होल थ्राइस, उसके बाद फिर CaCO3, ये सारी क्या आती हैं, ये सारी ड्रग्स आती हैं। ये बेसिकली कैसे वर्क करती हैं बेटा? ये आपके न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो गैस्ट्रिक एसिड का जो pH होता है, जो बढ़ा होता है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और वो आपके पेट को क्या करता है, थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाता है। अब देखिए बेटा हम बात करते हैं अपने एंटा एसिड्स की। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं? जैसे कि NaHCO3, ये बेसिकली क्या करती है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देती हैं आपके गैस्ट्रिक एसिड को, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पेट को रिलीफ पहुंचता है। उसके बाद बेटा हमारी जो ड्रग आती हैं वो क्या आती हैं? साइटोप्रोडक्टिव ड्रग्स। इसमें सुक्रालोफेट एंड बिस्मिथ, ये सारी ड्रग्स आती हैं जो कि बेटा आपके पेट के अंदर जाती हैं और एक प्रोटेक्टिव जेल की तरह काम करती हैं, आपके अल्सर्स के ऊपर एक शील्ड प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड आपका उस अल्सर के या फिर जो अंदर जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके कांटेक्ट में या फिर स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में नहीं आता है और फिर आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलती हैं। उसके बाद बेटा हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है वो है एंटी H पाइलोरी ड्रग्स। ये बेटा H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है आपके स्टमक के अंदर उसके ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें हमने 2-3 ड्रग्स पढ़ी थी, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सारी इसी में आती हैं, ठीक है। तो एमॉक्सिसिलिन कैसे इनहिबिट करती है बेटा? ये बेसिकली आपके जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स होती हैं उसकी सिंथेसिस को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती, ठीक। उसके बाद आती है हमारी क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा होता है उसको इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से बेटा आपको आगे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ये कौन से राइबोसोम्स को इनहिबिट करती हैं? 50S राइबोसोम्स को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। उसके बाद आती है हमारी मेट्रोनिडाजोल। ये बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है उसके DNA को इफेक्ट करती हैं, डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, वो अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके बाद आती है हमारी टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स बेटा ये जो होती हैं ये बेसिकली इनहिबिट करती हैं आपके प्रोटीन के सिंथेसिस को, जो कि होता है 30S राइबोसोम्स पे एक्ट करके, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करना चाहें तो H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, जो रूट कॉज होता है, उसको किल करने का हमारी एंटी H पाइलोरी ड्रग्स फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने ये बोला कि चलो बेटा अब तुमने सारे ड्रग्स के बारे में जान लिया है, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जान लिया है, अब कुछ प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में भी जान लो जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आपको ये डिसऑर्डर्स ना हो। तो बेटा सबसे पहले आपको अवॉइड करना है स्पाइसी फूड्स एंड ऑयली फूड्स को, ठीक है, क्योंकि ये एक मेजर कॉज होते हैं आपके प्रॉब्लम के, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो आप कर रहे हैं उसको भी रोकना है, और NSAID का जो अननेसेसरी यूज़ है उसको भी आपको रोकना है। जो मील है उसको टाइमली खाना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, और एक गुड हाइजीन को मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आपको H पाइलोरी का इन्फेक्शन ना हो, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले, आपको इतनी सारी मेडिकेशन यूज़ करने की नीड ना पड़े। अगर आप ये प्रिवेंशन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स GI के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब चलिए बेटा हम इसी वीडियो में से कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीपीटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो बेटा प्रीवियस ईयर पूछे गए जीपीटी का पहला जो क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड वो ये था कि विच ड्रग इज इरिवर्सिबली इनहिबिट H+K+ ATPase पंप। तो उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए थे? रेनिटिडीन, ओमेप्राजोल, सुक्रालोफेट, मीजोप्रोस्ट्रॉल। तो जैसा कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, क्योंकि हमारी जो ओमेप्राजोल है वो क्या करती है बेटा, वो बेसिकली आपके एसिड के सिक्रीशन को ही इनहिबिट कर देती है। ये बेसिकली आपके H+ and K+ ATPase पंप के ऊपर इनहिबिट करती है, और ये कौन सी कैटेगरी में आती है? PPI की कैटेगरी में आती है बेटा, ठीक। तो आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और उसके पीछे का रीज़न भी क्या है, ये भी समझ आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ड्रग फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर दी अल्सर। ऐसी कौन सी ड्रग है जो हमारे अल्सर के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर देती है? तो ऑप्शन है हमारे एंटासिड्स, सुक्रालोफेट, सिमेटिडीन, मेट्रोनिडाजोल। सो बेटा सुक्रालोफेट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं बेटा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जेल लाइक कवरिंग आपके अल्सर के ऊपर कर देती हैं, जिसकी वजह से जो आपका अल्सर होता है वो क्या जाता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो गैस्ट्रिक एसिड के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है और आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, यानी कि वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा और पेन भी नहीं होगा आपके एब्डोमेन में। सो बेटा हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, मीजोप्रोस्टॉल इज मेनली यूज्ड फॉर। मीजोप्रोस्टॉल जो ड्रग है वो हमारी बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, किलिंग बैक्टीरिया, इंक्रीजिंग दी म्यूकस सिक्रेशन और ब्लॉकिंग दी प्रोटॉन पंप। तो बेटा
जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, आंसर सी, इंक्रीजिंग दी म्यूकस सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि मीजोप्रोस्टॉल जो है वो क्या कर देती है, वो म्यूकस का सिक्रीशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है बेटा कि आपके स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और आपकी जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं वो एसिड के कॉन्टैक्ट में नहीं आती हैं और आपको अल्सर देखने को नहीं मिलता है किसी भी पेशेंट में। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो एंड अप होता है और हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए मेहनत करते रहिए और अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं और डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।